हाय वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों बिहार में जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उसमें से मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि बिहार में डाटा इंटरप्रेटर कैसे बना जाए, स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं, प्रोग्रामर कैसे बनते हैं। और पिछली वैकेंसी की बात कही जा रही है 2019 में जितने लोग फेल हो गए थे टाइपिंग में या फिर सीबीटी में, तो उन सब के लिए एक डिटेल वीडियो है और नए लोगों के लिए भी है जो नए ऑडियंस हैं कि नेक्स्ट जो बहाली आने वाला है उसमें लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो सबके लिए एक ही वीडियो काफ़ी है, डेडिकेटेड है और इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेल से देखेंगे। आपको किसी भी तरह से कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आपके दिमाग में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले नए जो भी व्यूवर्स हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो आने वाले टाइम में हम अब धीरे धीरे अपडेट देंगे और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि 2019 में जो जिस सिलेबस के ऊपर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम आपको उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको दिखा के प्रैक्टिकल सारा चीज़ दिखा देंगे ताकि आपका जो मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहेंगे कि इस तरह का सिलेबस आने वाला है या पैटर्न होता है। जो भी सारी चीज़ें हम बताएंगे हो सकता है कि आने वाले टाइम में, अभी 2022 चल रहा है तो जो भी नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगा वो हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत इधर वगैरह चेंजेस हो सकते हैं और इधर की बात जो हो रही है वो 2022 में हो रही है। आने वाले टाइम में कुछ भी चेंजेस होगा हम अपडेट कर देंगे, बट अभी तक एक्सपेक्टेड जो है वो इसी सिलेबस के ऊपर अभी चल रहा है, ठीक है। 2019 में भयंकर अपडेट हुआ था और अब आई थिंक अब 2019 के बेस पे ही कुछ दिन तक और चलेगा, 2-3 वैकेंसी। उसके बाद में अब सारी चीज़ें अब डिटेल करते हैं ऑन स्क्रीन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे तो बिल्ट्रॉन का एक छोटा सा हम यहाँ पे देख लीजिए कि अबाउट के बारे में दिया हुआ है। हम जो एक बनाए हैं आपके लिए काफ़ी एक बेहतरीन और इसमें सारी चीज़ें डिटेल है और कहीं कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इस सेशन को देख लीजिए, बस वो एक वीडियो काफ़ी है आपको डाटा इंटरप्रेटर बनाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्ट्रॉन की बात की जाए तो बिल्ट्रॉन के लिए अगर आप लोग सर्च कर रहे थे या फिर आपको कहीं ढूंढ रहे थे तो बिल्ट्रॉन एक बिहार सरकार का खुद का अंडरटेकिंग एक मतलब कि एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ढेर सारे आईटी से रिलेटेड गुड्स प्रोडक्ट वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और मैन पावर भी हायर किया जाता है जहाँ पे बिहार के सभी जितने भी विभाग हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और इनका जो विज़न है कि आने वाले टाइम में हम बिहार को एक एक्सीलेंट हम बना दें आईटी सेक्टर में ताकि कहीं से किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट और फ्रॉम बिल्ट्रॉन, यहाँ से किस किस तरह का रिक्रूटमेंट हुआ करता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि प्रोग्रामर का होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है, स्टेनोग्राफर का, आईटी बॉय, आईटी गर्ल्स, जनरल मैनेजर, आईटी मैनेजर और भी ढेर सारे ऐसे पद होते हैं जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट की जाती है बिल्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। तो मोस्टली आपको बिहार में अभी जो बिल्कुल पॉपुलर जो है वो 3 ऐसे जॉब्स हैं, मतलब कि प्रोग्रामर, ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर। 3 ऐसे पॉपुलर जॉब मतलब कि एक पोस्ट है कि हर कोई चाहता है कि हम अच्छे से इसमें प्रिपरेशन करें और आने वाले टाइम में एक हर किसी डिपार्टमेंट में हम अपना काम कर सकें, अपना अनुभव को शेयर कर सकें हम। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा डिटेल हम बता देते हैं कि जब आप बिल्ट्रॉन में फॉर्म भरेंगे किसी भी पोस्ट के लिए जो आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी के ऊपर काफ़ी आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, अच्छे तरीके से देखना होगा। तो एलिजिबिलिटी में अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सारी चीज़ें डिटेल्स होती है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है।
तो देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रोग्रामर की बात की जाए, जो प्रोग्रामर काफ़ी एक हाई प्रोफाइल जॉब है, एक बेहतरीन जॉब है। इसमें क्वालिफ़िकेशन काफ़ी हाई एंड का माँगा जाता है, बीसीए होना चाहिए, ठीक है? या फिर बीटेक आपके पास में होना चाहिए। तो इस तरह का क्वालिफ़िकेशन आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? बीसीए, एमसीए जितना हाई क्वालिफ़िकेशन रहेगा, मिनिमम बीसीए आपको चाहिए ही चाहिए। ऐज की हम बात करें तो 18 से 40 इसमें आपको मतलब उम्र होना चाहिए। बिहार के जितने भी रूल्स होते हैं ऐज क्राइटेरिया के लिए, वो फॉलो किया जाएगा। गवर्नमेंट का सारे रूल्स फॉलो होते हैं यहाँ पे, आपको कहीं से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में छूट दी जाती है। फ़ी की बात की जाए तो एग्जैक्ट इसका जो फ़ी है वो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक 1050 जो है एक स्टैंडर्ड फ़ी है उन लोगों का, वो रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ फेरबदल किया जा सकता है। सिलेबस में अगर हम बात करें तो सिलेबस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए और कोडिंग आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड आना चाहिए। अब आप प्रोग्रामर बन रहे हैं तो आपके पास में कुछ डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, किसी भी आप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिस्टमैटिक नॉलेज आपको काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। अब यहाँ पे इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें, एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है आपको, तो 60 मार्क्स आपका सीबीटी होगा और इन सभी 60 मार्क्स में आपको क्या करना होगा कि 60 मार्क्स में आपको 50% लाना ही है और 50% मार्क्स लाएंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग के लिए। आई थिंक प्रोग्रामर में टाइपिंग नहीं होता है तो इसमें शायद अवॉइड करेंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें भी ये सारी चीज़ें लागू की जाए, ठीक है? क्योंकि प्रोग्रामर को टाइपिंग से कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो आई थिंक प्रोग्रामर के लिए टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। ये काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम इस फॉर्म को भरें और ढेर सारे ऑडियंस का मतलब कि रिक्वेस्ट भी था कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना करके लेके आइए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 होना चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से आपके पास में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए भी ये होगा। अदर स्टेट के लोग हैं वो लोग भी भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। आप जनरल की कैटेगरी से फाइट करेंगे, ठीक है? आपको बिहार के जितने भी आरक्षण रोस्टर हैं उसका आपको पालन आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। एडीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और या फिर ओ लेवल का आपके पास में डिग्री होना चाहिए। टाइपिंग आपको एक्सेलेंट होना चाहिए, एक एवरेज और बिगिनर लेवल का टाइपिंग नहीं चाहिए। इसमें आपको इंग्लिश में आपको कम से कम 30 WPM तो चाहिए ही चाहिए, और हिंदी में अगर हम बात की जाए तो आपको इसमें भी 30 ले लीजिए। अगर इससे कम लेते हैं तो हो सकता है कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी डिपेंड करता है आप जहाँ सीखते हैं और जहाँ आप टाइपिंग फाइनल देने जाते हैं, दोनों में। तो आप 30-30 का आप एक एवरेज आप ले करके चलिए। आप इस पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। इसका जो एग्ज़ाम फ़ी है वो 1050 लगेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि बदले, लेकिन 2019 के बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो 1050 रुपये आपको लगे थे, ठीक है? अब इसका सिलेबस क्या होता है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है, जो लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो सीबीटी क्रॉस नहीं करेंगे तो फिर आगे आगे प्रोसेस नहीं होगा उनका, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए कंप्यूटर का फंडामेंटल डेप्थ होना चाहिए, कोई बेसिक नहीं, एक अच्छा खासा अच्छे तरीके से बेसिक से भी लेकर के और हाई लेवल तक सारा चीज़ आपके पास में होना चाहिए। हम प्रूफ भी दिखाएंगे आपको, बिल्कुल पीडीएफ का, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? और इंटरनेट का आपके पास में अच्छा अनुभव होना चाहिए, ब्राउजिंग सफरिंग आना चाहिए, डाउनलोडिंग आना चाहिए, आपको मेल से रिलेटेड होना चाहिए, आपके पास में मेलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है? MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी सिलेबस होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें आना चाहिए। और 2016 के ऊपर फोकस करिए। अगर कहीं भी आप लोग अगर इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, किसी कोचिंग क्लास में भी जाते हैं, तो आप उनसे डिमांड करिएगा कि हमें MS ऑफिस का 2016 वर्जन हमको चाहिए, ठीक है? 2016 का आप लोग अगर ये चीज़ करवाते हैं प्रैक्टिस तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें 2016 के पैटर्न के ऊपर ही आया था, प्रीवियस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो भी आपको क्लियर कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग तो मस्ट होना ही चाहिए। इसमें भी आपको चाहिए 60 मार्क्स, आपका फुल मार्क्स होगा, ठीक है?
ये फुल मार्क्स होता है, उसमें से आपको 50% आपको रिक्वायर्ड है अगर आप टाइपिंग में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। बस ये 2 आप पड़ाव पार कर लीजिए, देन डेफिनेटली यू गॉट द जॉब। तो अब आते हैं, बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर। थोड़ा सा अलग है इसमें, बाकी सारी चीज़ें सेम है, आपको सेम चीज़ें चाहिए इसमें भी, लेकिन इसमें टाइपिंग जो है वो 2 तरह का आपके पास में होना चाहिए। पहला जो होना चाहिए 10+2 तो आपके पास में डिग्री होनी ही चाहिए, ADCA और O लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चाहिए। टाइपिंग की अगर हम बात की जाए तो नॉर्मल जो टाइपिंग आप करते हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 WPM, ठीक है। ये आपको होना चाहिए। शॉर्ट हैंड इसमें एक स्पेशल है, अलग करता है डाटा एंट्री ऑपरेटर से, कि इसमें आपको शॉर्ट हैंड का टाइपिंग आना चाहिए और वो भी 80 WPM के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। और अगर 18 से 40 एज होना चाहिए, कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें छूट दी जाती है। 1050 का रजिस्ट्रेशन लगेगा आपको, उसके बाद में सेम चीज़ें होगी इसमें। सिलेबस में कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में आपको कहीं दिखेगा NIOS का 336 कोड जो है सब्जेक्ट कोड, इसके ऊपर लेने की बात कही जाती है, लेकिन मैं बता दूं कि पिछले साल पिछली जो वैकेंसी आया था उसमें ऐसा ही कहा गया था कि हम NIOS के 336 सब्जेक्ट कोड से हम आप लोगों का एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाएंगे CBT, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो हम आपको दिखा देते हैं कि CBT अगर आप लोग देखेंगे NIOS 336 के चक्कर में रहेंगे तो CBT पार नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अचानक सिलेबस चेंज हुआ था। काफ़ी लोग जानते हैं, जो लोग गए थे एग्ज़ाम देने वो लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, और जो लोग डिप्लॉय हो चुके हैं वो भी कमेंट करिए, क्योंकि अब आप लोग मज़े ले रहे होंगे। इसमें भी सेम चीज़ें होती है प्रोसेस, कि आपको 60 मार्क्स का फुल मार्क्स होगा और इसमें 50% आपको लाना होगा क्वालिफाई के लिए, और तब जाकर के टाइपिंग में जाते हैं। और उसमें से आपको टाइपिंग में सेम चीज़ें, हिंदी इंग्लिश में 30 और 25 और शॉर्ट हैंड में 80 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये IT बॉय एंड IT गर्ल्स का जो वैकेंसी है, बहुत दिनों से नहीं आया है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मांगा जाता है इस क्वालिफ़िकेशन। इसमें 10+2 होना चाहिए, क्योंकि इसका जो काम है वो थोड़ा सा एक ऑफिस लेवल टाइप पे मेंटेन करना है किसी भी चीज़ों को। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ ऑफिशियली वर्क करना होता है सिस्टम से रिलेटेड, और ज़्यादा इसमें काम नहीं होता है। 10+2 होना चाहिए ADC और O लेवल होना चाहिए, 18 से 40 उनका एज होना चाहिए, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको छूट मिलेगा। एग्जैक्ट क्या फ़ी लगता है वो पता नहीं है, अभी कंफर्म करेंगे। उसके बाद में एक और डेडिकेटेड अब तो वीडियो आएगा ही, उसमें हम बता दिया करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड हम बात करते हैं, इसका सिलेबस होगा इंटरनेट MS ऑफिस 2016 से, इसका भी सिलेबस होगा, ठीक है। सबकी सैलरी हम अभी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि सैलरी के ऊपर बात करना सही नहीं है। जो लोग अगर थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल की अगर हम बात की जाए, तो जितने भी जॉब्स मैं बता रहा हूँ इसमें वो टोटली एकदम सेटिस्फाइड आप लोग हो जाएंगे सैलरी से, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली पंजाब जाने से बेहतर है कि आप लोग इस तरह का जॉब आप यहाँ पे करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि जितने भी लोग फेल हो गए थे, ठीक है, 2019 बैच के जितने भी लोग थे, ठीक है, जिनका CBT फेल कर गए थे या फिर उनका टाइपिंग अगर हम बात करते हैं तो वो फेल हो गए थे उसमें, तो इसमें मैं अभी कंफर्म करता हूँ कि इसका जो पहले अगर जो प्रोसेस था, पहले के प्रोसेस में और अब के प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। क्योंकि पहले देखिए कोई भी CBT पास नहीं करता था तो उनको भी मौका दिया जाता था, और टाइपिंग वाले को भी मौका दिया जाता था। लेकिन इस वर्ष जो है वो आई थिंक हो सकता है कि री रजिस्ट्रेशन या फिर आपको रीटाइपिंग की बात हो सकता है कि आपको कही जा रही है, ठीक है। लेकिन CBT दोबारा मतलब कि आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि शायद होगा, लेकिन CBT के नाम पे सिर्फ एक बार री रजिस्ट्रेशन होगा, और री रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें जितने भी लोग CBT में फेल हो गए थे उनका जो फ़ी जो है एग्जेम्प्टेड होगा शायद, ठीक है। ऐसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या करना है उनको। लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेड जो एक प्रेडिक्शन है वो यही होना चाहिए कि अगर वो री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो डेफिनेटली उनको जो CBT पास
हो गए थे या सीबीटी मतलब कि एक बार फॉर्म रजिस्ट्रेशन किए थे तो 2 बार मौका मिलना चाहिए था। ठीक है, उनको मौका नहीं दीजिए, लेकिन उनका फ़ी जो है अगर वो फिर से अप्लाई करें तो फ़ी उनका जो एग्जेम्प्टेड ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, ताकि उनको भी कुछ रिलीफ मिले। नहीं तो फिर से उनको क्या बोलते हैं कि 1050 का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि इसमें अब आगे क्या होता है। और जितने भी लोग रीटाइपिंग का इंतज़ार कर रहे थे, तो आई थिंक रीटाइपिंग होगा। और टाइपिंग में आप लोग अभी तक थोड़ा सा आप बरकरार रखिए अपना टाइपिंग के सिलेबस की अगर हम सेपरेटली बात किया जाए तो टाइपिंग में देखिए होता क्या है कि टाइपिंग में आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश पे आपको अच्छा खासा ध्यान देना होगा। ठीक है, हिंदी में आपको 30 आपको ले करके चलिए, और WPM, और यहाँ पे इंग्लिश की अगर हम बात किया जाए तो इसमें भी 30 WPM आप ले करके चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं मिलेगा। आपको हिंदी में जो आपको चेंज दिखने को मिलेगा वो आपका रेमिंगटन गेल का मिलेगा। ठीक है, रेमिंगटन गेल का इसमें आपको टाइपिंग करना होगा। रेमिंगटन गेल से रिलेटेड और टाइपिंग से रिलेटेड काफ़ी एक डेडिकेटेड हम वीडियो बनाए हैं, एकदम मस्त है। आप लोग वहाँ पे उसको जा करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कृतिदेव और रेमिंगटन गेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इंग्लिश के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में आप लोग नॉर्मली जो करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं वो करते रहिए। किसी को अगर मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर की नीड है, अगर हमें आप लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, टाइपिंग करना है, आपके पास में नहीं है, देन आई विल अवेलेबल, और हम अवेलेबल आपको करवा देंगे। आप लोग हमें नीचे दिए गए एक लिंक है टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सअप का दे देंगे, वहाँ से ऐड हो करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हो और टाइपिंग परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी टाइपिंग से रिलेटेड। तो टाइपिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपके पास में होना ही चाहिए। सीबीटी चलिए किसी तरीके से आप लोग कर लेते हैं थोड़ा सा मेहनत करके, लेकिन टाइपिंग एक ऐसा स्किल है जो फिजिकली करना होगा और आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। कोई इसमें मतलब कि ज़्यादा कोई गाइड ही करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेहनत आप ही को करना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल के बाद देख रहे हो, इसमें कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेगा उस टाइम पे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इक्वल होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 2019 में जो एक मतलब सिलेबस आया था जो जिसके ऊपर सीबीटी हुआ था, उसका एक आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स हुए थे सीबीटी का। ये आप लोग 10/12/2019 का एक है, 9 फर्स्ट शिफ्ट का ये है, डाटा एंट्री ऑपरेटर देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है, और ये मैं आपको दिखाते चलता हूँ कि कोई भी इसमें जो भी डिटेल है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें जो भी सिलेबस है आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि एनआई उसके 336 के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ जाए, क्योंकि 336 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो देख लीजिए कि एक एक्सेल का क्वेश्चन है, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंक के साथ प्रदर्शित करने के लिए किस फॉर्मेट पर फॉर्मेट दिया जाता है यदि उस सेल में इनपुट, ये समझ लीजिए कि एमएस एक्सेल का है। ठीक है, एमएस एक्सेल से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, एक्सेल का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जस्ट यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड आ गया है कि एमएस वर्ड में फिलिंग द ब्लैंक्स दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण जांच की शुद्धि की जाती है। यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी सही मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या चूज किया था 3। ठीक है, तो इनका सही हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है एमएस एक्सेल 2016। ठीक है, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस का कोई भी पैकेज अगर पढ़ना है वो 2016 का पढ़ना है। 2016 से नीचे कोई काम करने वाला नहीं है, उसमें से आपको काफ़ी कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एमएस एक्सेल 16 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे इस तरह से।
जब तक कि डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ये प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हैं और आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी जा कर के होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एम एस एक्सेल 2016 का फिर क्वेश्चन आ गया। एम एस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? 10,48,576। ये करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने गलत यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लिया है। यहाँ पे देख लीजिए कि गलत यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही है। जो भी इसमें ग्रीन दिख रहा होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही है, लेकिन जो भी कैंडिडेट या जो भी यूजर था उसने यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन चूज किया तो वो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कहीं से कुछ नहीं नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम एस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स विकल्प होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 1.2 होते हैं और इन्होंने जो ऑप्शन चूज किया था वो सेकंड नंबर का किया है, तो इनका गलत हो गया, ठीक है। उसी तरीके से निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अब दे दिया है कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप लोग को भी टच करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे C++, बूटस्ट्रैप, जावा, पाइथन, ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको आना चाहिए। इसका बेसिक तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं से CBT पास करने के लिए आना चाहिए। DLL का पूर्ण रूप क्या है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी होता है और यहाँ पे आंसर सही है। इन्होंने 2 नंबर का ऑप्शन चूज किया था तो इनका गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे हमारे पास में PDF हैं, सबके ऊपर हम आपको रिव्यू करवाते रहेंगे धीरे धीरे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शायद ये वीडियो आपको काफ़ी इफ़ेक्ट किया होगा, आपको समझ में आया होगा। ढेर सारे ऐसे सेट हमारे पास में PDF के हैं ऑलरेडी पड़े हुए, तो हम सबके ऊपर सिलेबस करवा देंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। वीडियो को लाइक करिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो को कंटेंट को बनाने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसको उन दोस्तों तक ज़रूर फेंक दीजिए जिनको आने वाले वैकेंसी की तैयारी करनी है और इस तरह का सिलेबस एकदम बिल्कुल पावर पैक परफॉर्मेंस चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगामी आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो बहुत जल्द रिवील करेंगे क्या अपडेट आने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।